गुड मॉर्निंग क्लास 10। अगेन वी आर हेयर विद अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन और कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन का। व्हेन टू और मोर रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड एंड टू एंड कंसिक्यूटिवली, दे आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। इसका मतलब क्या हुआ, आपको पता है कि अगर मान लीजिए दो रेजिस्टेंस बिल्कुल आप अगल बगल में, बिल्कुल अलग अगल बगल में है, कनेक्टेड है, तो फिर हम उसको बोलेंगे सीरीज़ कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे हम लोग पिछले क्लास में भी डिस्कस किए हुए थे कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो आप ऐसा समझ सकते हो, एक रेजिस्टेंस हम लोग को दिख रहा है, एक रेजिस्टेंस हम लोग को दिख रहा है और इनका हैंड है, यहाँ पे दो हैंड है, ठीक है। एक आपका हैंड है 1 और दूसरा हैंड है 2। तो यहाँ पे आप एक रेजिस्टेंस का हैंड, दो हैंड है, एंड सिमिलरली दूसरा रेजिस्टेंस होगा, इसका भी दो हैंड होगा, इसका भी पहला हैंड एंड दूसरा हैंड। तो यहाँ पे आप गौर कीजिएगा, जब सीरीज़ कॉम्बिनेशन होगा तो एक दोनों का एक सिंगल सिंगल हैंड कंबाइन करेगा, दोनों का सिंगल हैंड कंबाइन करेगा, बट हैंड 2 दोनों का फ्री रहेगा। तो इस केस में क्या हो रहा है, ये दोनों कॉम्बिनेशन के कारण क्या हो रहा है, एक नोड का फॉर्मेशन हो रहा है। नोड यानी गांठ, एक नोड का फॉर्मेशन हो रहा है जो कि एक्चुअल में क्या कर रहा है, एक्चुअल में इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके का सिचुएशन जब होता है हमारे पास, तो हम उसको सीरीज़ कॉम्बिनेशन बोलेंगे। वही चीज़ अगर पैरेलल के केस में देख लिया जाए, तो पैरेलल के केस में क्या होता है, व्हेन टू और मोर रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड बिटवीन द सेम टू पॉइंट्स, दे आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे हम लोग वहाँ पे देखे थे रेजिस्टेंस का दोनों आर्म्स था, बट एक आर्म है जो बिजी था और दूसरा फ्री था। बट यहाँ पे देखेंगे रेजिस्टेंस का दोनों आर्म्स जो होगा वो एक्चुअल में कनेक्टेड होगा दोनों रेजिस्टेंस के दूसरे रेजिस्टेंस के दोनों आर्म्स से। यानी इसका जो आर्म 1 है एंड इसका आर्म 2 है, ये बेसिकली कनेक्टेड होगा दूसरे रेजिस्टेंस के आर्म 1 से एंड दूसरे रेजिस्टेंस के आर्म 2 से। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आर्म 1 इज कनेक्टेड टू आर्म 1 ऑफ द डिफरेंस रेजिस्टेंस एंड द आर्म 2 इज कनेक्टेड विद आर्म 2 ऑफ द डिफरेंट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे देखो दोनों ही केसेस में क्या हो रहा है, यहाँ पे नोड का फॉर्मेशन, यहाँ का नोड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो दोनों ही केसेस में दो दो नोड का फॉर्मेशन हो रहा है दोनों तरफ, ठीक है। मतलब लेफ्ट और राइट दोनों ही तरफ दो नोड्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे दो नोड फॉर्मेशन जब होता है तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, एंड सिंगल नोड का फॉर्मेशन होता है तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो सकता है। आप साइड बाय साइड कंपैरिजन कर सकते हो। एक्चुअली क्लोज हो गया ये, आप साइड बाय साइड कंपैरिजन कर सकते हो इस तरीके से। जब हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपका एक रेजिस्टेंस हो गया जिसमें आपका 1 आर्म्स दोनों कनेक्टेड है एंड 2 दोनों ही का फ्री है। एंड पैरेलल में अगर देखा जाए तो पैरेलल में भी सिम इस तरीके से ही होगा, इसका आर्म 1 कनेक्टेड टू आर्म 2 ऑफ द डिफरेंट रेजिस्टेंस एंड आर्म 2 इज कनेक्टेड विद अ डिफरेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो साइड बाय साइड कंपैरिजन करके कि यहाँ पे किस तरीके से एक नोड का फॉर्मेशन हो रहा है एंड यहाँ पे किस तरीके से दो नोड्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अगर इससे भी आपको क्लियर नहीं होता है तो एक अनदर एग्जांपल लेके हम लोग समझते हैं। जैसे कि दो लड़का है, दोनों फ्रेंड्स है, और क्या हो रहा है कि ये आपस में हाथ मिला रहे हैं, ठीक है। ये आपस में हाथ मिला रहे हैं, बट अगर ऐसा होता है कि ये एक हैंड शेक कर रहे हैं और दूसरा हैंड इनका फ्री है, आप देख सकते हो इनका एक हैंड शेक्ड है एंड दूसरा हैंड बिल्कुल फ्री है, ये एंड ये। जैसे ये दोनों आर्म्स फ्री है तो हम बोलेंगे कि दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, ये सीरीज में कनेक्टेड है, एक हाथ मिल रहा है और दूसरा हाथ फ्री है। अगर मान लीजिए ऐसा होता है कि एक तीसरा लड़का आ जाता है जो अपना हैंड इससे शेक कर रहा है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो दो नोड है, बट यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों ही नोड्स बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब ये फर्स्ट वाला लड़का सेकंड वाले लड़के से कनेक्टेड है, बट फर्स्ट वाला लड़का थर्ड वाले लड़के से तो कोई कनेक्शन नहीं है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है ना कि यहाँ पे दो नोड बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बन रहा है। यानी ये फर्स्ट वाला नोड एक्चुअल में 1 एंड 2 का है, बट सेकंड नोड एक्चुअली 2 एंड 3 का है, 1 और 3 का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। सो इसके कारण क्या हो रहा है कि ये 1 एंड 2 आर सीरीज कॉम्बिनेटेड एंड सेकंड एंड थर्ड बोथ आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन।
देख सकते हो ये तीनों ही सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक है। वही चीज़ अगर मान लीजिए हम पैरेलल के केस में देखें तो होता क्या है कि अगर कोई लड़का है जो कि अपना दोनों ही हाथ से अपने फ्रेंड को पकड़ा हुआ है, ठीक है, अपने दोनों ही हाथ से फ्रेंड को पकड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पे दो नोड का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे दो नोड का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे देखोगे इनका दोनों ही हैंड्स एक्चुअल में एक दूसरे को कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का सिचुएशन फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, ठीक है। और चीज़ हम लोग डिस्कस करें तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, द कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ एनी नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। इसका क्या मतलब हुआ कि जब भी हम लोग रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं इन सीरीज तो वो एक्चुअल में इक्वल होता, सॉरी इक्वल बोल रहे हैं, उनके एल्जेब्रिक सम के इक्वल होता है। एल्जेब्रिक सम यानी क्या हुआ, उन दोनों को, इन सब को जितना भी मेरे पास दो है या तीन है या चार है या जितने भी मेरे पास रेजिस्टेंस है, इन सब को अगर ऐड कर दे तो वो इसके इक्वल हुआ। यहाँ पे आप गौर कीजिएगा, कभी कभार हम लोग बात करते हैं, हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम लोग सीरीज में कनेक्ट करें या तो हम पैरेलल में कनेक्ट करें, तो होता क्या है कि हम लोग सारे रेजिस्टेंस को हटा के एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाते हैं जो इन सब का प्रॉपर्टी को शो करता है, ठीक है। इन दैट केस हम लोग उसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कुछ नहीं, बस सिंपली समझो कि बहुत सारे बल्कि रेजिस्टेंस को हटा के एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाते हैं, उनके उनसे मतलब कि उनको हटा के, ठीक है, ताकि हमारे सर्किट बिल्कुल छोटा बन जाए, थोड़ा कम कॉम्प्लेक्स बने या सिंपल बन जाए। तो उस केस में क्या होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे आर एस या आर पी के जगह पे हम लोग आर ई क्यू भी लिख सकते हैं, आर इक्विवेलेंट, ठीक है। बट यहाँ पे हम लोग देखें तो आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे तीन रेजिस्टेंस है, R1 R2 एंड R3। अगर इन तीनों के जगह पे एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा देते हैं, ठीक है, तो ये हम लोग के पास हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब हो गया इन तीनों के बदले में एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाना। सेम चीज़ अगर मान लीजिए हम लोग पैरेलल के साथ देखें तो यहाँ पे क्या होता है, द रेसिप्रोकल ऑफ द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ अ नंबर ऑफ रेजिस्टेंस connected in parallel is equal to the sum of the reciprocals of all the individual resistances। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए रेजिस्टेंस मेरे पास पैरेलल में कनेक्टेड है तो उसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का पैरेलल, सॉरी रेसिप्रोकल, ठीक है, मतलब जो हमको निकालना है उसी को रेसिप्रोकल कर देना। यानी आरपी हम लोग के पास इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंट था, तो इसका रेसिप्रोकल विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ ऑल द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। मतलब सबको ऐड करना है बाय हैविंग द रेसिप्रोकल्स ऑफ दैट, ठीक है। सबको रेसिप्रोकल करके उसके बाद अगर हम लोग ऐड करेंगे तो जो हमारे पास सम आएगा वो एक्चुअल में इक्वल होगा द रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड कर पाएंगे हम लोग का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन व्हेन इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ डायग्रामेटिक वे में हम लोग समझ चुके हैं कि यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। और उसके बाद फिर एक और बात है यहाँ पे जो कि नोट करने लायक है हम लोग के लिए, कि रेजिस्टेंस इज ऑलवेज मोर देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। आप इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो होता क्या है कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो एक्चुअल में क्या होता है कि सारे इंडिविजुअल रेजिस्टेंस जो कि हम लोग यूज़ किए हैं उससे क्या होता है कि मैग्नीट्यूड में बड़ा होता है। कैसे होता है, तो एक बार हम केस ले लेते हैं, एक रेजिस्टेंस हम लोग लेते हैं R1 विच इज़ इक्वल टू 2 ओम, और एक रेजिस्टेंस हम लोग लेते हैं R2 विच इज़ इक्वल टू 3 ओम। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है वो क्या है, 3 ओम। तो अगर मान लीजिए कोई नंबर इससे बड़ा होता है तो एक्चुअल में वो R1 से भी बड़ा होगा। तो हम लोग RS निकालते हैं, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन इट इज़ कनेक्टेड इन सीरीज। तो अगर हम लोग निकालते हैं तो इट विल बी इक्वल टू 2 + 3 विच इज़ इक्वल टू 5 ओम। तो आप देख सकते हो 5 जो है ये मैग्नीट्यूड में 2 से भी बड़ा है एंड 3 से भी बड़ा है। सिमिलरली हर एक केस में इसी तरीके का होता है कि जब भी सीरीज में कनेक्टेड होता है तो जो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंट होता है ये हमेशा बड़ा होता है ऑल द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। मतलब जो सिंगल सिंगल रेजिस्टेंस लेते हैं सब से वो बड़ा होता है, चाहे कोई भी नंबर हो, ठीक है। तो ये तो हुआ हमारे सीरीज में। पैरेलल में क्या होता है, तो पैरेलल में ठीक इसका उल्टा होता है, यानी रेजिस्टेंस इज ऑलवेज लेस देन ईदर इंडिविजुअल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी हम लोग रेजिस्टेंस लेते हैं, ठीक है, वो एक्चुअल में क्या होता है, उसका इक्विवेलेंट सारे सिंगल से भी छोटा होता है। जैसे हम दूसरा केस ले लेते हैं यहाँ पे,
तो फिर जैसे कि हम लोग यहाँ पे केस ले लेते हैं, एक ले लेंगे R1 विच इज़ इक्वल टू 2 ओम, एंड दूसरा भी R2 ही ले लेते हैं, R2 यानी R2 इज इक्वल टू 2 ओम। दोनों ही केस में हम लोग दो दो ओम का रेजिस्टेंस लेते हैं। तो जो हम लोग पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंट होना चाहिए वो एक्चुअल में दोनों ही से छोटा होना चाहिए, यानी 2 से कम। देखते हैं क्या निकलता है। तो हम लोग निकालते हैं इसको रेसिप्रोकल के 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। हम जानते हैं पिछले क्लास में हम लोग करवाए थे इसका क्वेश्चन, तो आप लोग तो स्मार्ट हो ही। आप बोलोगे क्या कि सर ये दोनों तो इक्वल है, तो आप R/N वाला फार्मूला लगा देते हैं, यानी 2/2 विच इज़ इक्वल टू 1 ओम। बट हम थोड़ा दिखाने के लिए, इलेबोरेट करने के लिए यहाँ पे फार्मूला डाल के दिखा रहे हैं कि यहाँ पे क्या होगा इसका वैल्यू। सो इट विल बी लाइक 1/2 प्लस 1/2, ठीक है। 1/2 प्लस 1/2 कितना होता है, 1 ओम हो जाएगा, ठीक है। बट क्योंकि ये रेसिप्रोकल है, 1/RP इज इक्वल टू 1 ओम, ठीक है। दस हम क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल यानी उल्टा कर देंगे, ठीक है, एंड हम लोग का फाइनल आंसर आएगा। ऐसे 1 को रेसिप्रोकल करने पे तो 1 ही आता है, बट आपको ये ध्यान रखना है कि लास्ट फाइनल आंसर में हमको क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। सो देयरफॉर RP इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 1 ओम। तो आप यहाँ पे गौर कीजिएगा कि यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल, ये एक्चुअल में छोटा है R1 और R2 के, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कभी भी ऐसा केस होता है जहाँ पे हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं व्हेन इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल, तो वो हमेशा छोटा होता है ऑल द ईदर इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस, ठीक है। तो ये तो हम लोग का था, इससे मतलब एक इंट्रो टाइप का छोटा सा पार्ट जिसमें हम लोग सीखे कि सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, और उसका कुछ क्वेश्चंस। बट अभी हम लोग और भी क्वेश्चंस देखेंगे इससे रिलेटेड, जो कि मे बी ओम्स लॉ और इससे कंबाइंड वे में होगा, क्योंकि सिर्फ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने से काम नहीं चलेगा। थोड़ा सा हम लोग को मतलब क्वेश्चन जो हम लोग का आता है एग्जाम में, वो हम लोग का इस तरीके से आता है सो दैट कि हम लोग का सारा फार्मूलाज यूज़ हो जाए। खासकर ओम्स लॉ तो पूरा फेवरेट है CBSE का, तो ये आप अच्छे तरीके से देख लोगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास है, अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद रेजिस्टर्स 0.2 ohm, 0.3 ohm, 0.4 ohm, 0.5 ohm and 12 ohm. How much current would flow through 12 ohm resistance? यहाँ पे भी आप देखोगे कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था बहुत ही छोटा छोटा है, बट लास्ट वाला जो दिख रहा है ना, ये 12 ओम एक्चुअल में इन सब से बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, और 12 ओम तो बहुत बड़ा है। तो एक्चुअल में जो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगा, क्योंकि ये सारे सीरीज में, आपको फिगर के थ्रू दिख रहा होगा, फिगर में सारे सीरीज में है। ऑलरेडी क्वेश्चन में हम लोग का दिया हुआ है कि ये सीरीज में है, तो क्योंकि सीरीज में है तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो 12 ओम से भी बड़ा आना चाहिए। चलिए एक बार हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, यानी इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो ये इक्वल होगा 13.4 ओम के। अब क्योंकि हम लोग को निकालना था करंट और हम लोग का पोटेंशियल यहाँ पे दिया हुआ है, देखिएगा आप यहाँ पे वोल्टेज हम लोग का दिया है बैटरी ऑफ 9 वोल्ट। 9 वोल्ट से आपको समझ आना चाहिए कि एक्चुअली में वोल्टेज है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस फिगर में भी हम लोग मेंशन कर दिए यहाँ पे 9 वोल्ट। तो बाय ओम्स लॉ हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं कि I इज इक्वल टू V/R। तो V हम लोग के पास है 9, एंड अभी तुरंत हम लोग R इक्विवेलेंट कैलकुलेट किए हैं 13.4। सो यहाँ हम लोग डाल देंगे यहाँ पे 9/13.4 विच इज़ इक्वल टू 0.67 एम्पियर। सो आप यहाँ पे एक और चीज़ गौर कीजिएगा, जब हम लोग वहाँ पे बात कर रहे थे सीरीज़ के पैरेलल के, जब डेफिनेशन में थे या फिर हम लोग जब इसको प्रूव कर रहे थे, तो वहाँ पे हम लोग नोट में बात किए थे, हम पहले भी बताए थे नोट डाल के, कि जितना भी करंट है अगर सिंगल वायर में जा रहा है, जब तक वहाँ पे कनेक्शन यानी नोड ना आ जाए तब तक वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। यानी जो करंट यहाँ से जा रहा है एक्चुअल में सारे रेजिस्टेंस के थ्रू सेम करंट जाएगा, सारे करंट के थ्रू, ठीक है। मतलब आई जहाँ यहाँ पे भी, आई यहाँ पे भी, एंड लास्ट तक जाते जाते भी आई ही रहेगा, सेम करंट जाएगा। ये सीरीज में होता है। तो हम वहाँ पे देखिएगा, हम लिखे हुए थे कि वहाँ पे करंट कांस्टेंट होता है एंड V इज कंजर्व्ड, बट पैरेलल में ठीक उल्टा होता है, V कांस्टेंट होता है एंड करंट इज कंजर्व्ड, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि सारा करंट सेम है, दस जो 12 ओम में भी आएगा वो इक्विवेलेंट करंट वाला जो हम लोग निकाले हुए हैं, मतलब लास्टली जो करंट निकाले हैं उसी के इक्वल होगा। सो यहाँ पे देखोगे, सिंस द रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज, आप देख सकते हो हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, सिंस द करंट रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज, सो 12 ओम रेजिस्टेंस में भी 0.6 एम्पियर का करंट ही फॉलो करेगा, ठीक है। तो ये बात हुआ।
और भी चीज़ हम लोग देखते हैं, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में आप यहाँ पे देखोगे, एन इलेक्ट्रिक सर्किट्स कंसिस्टिंग 0.5 मीटर नाइक्रोम वायर एक्स वाई एन एम मीटर अ वोल्ट मीटर 4 cells of 1.5 मीटर ईच एंड अ प्लग की वॉज सेटअप। ठीक है, आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है सर्किट डायग्राम को। ठीक है, ताकि इसके पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रिलेशनशिप हम लोग देख पाए। ठीक है, बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स वाई नाइक्रोम वायर ही हम लोग का ऊपर में दिख रहा है। दूसरा यहाँ पे एक सिचुएशन दिया हुआ है, जिसके थ्रू मतलब एक ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ में हम लोग को देखना है, स्टडी करना है व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ वी आई रेशियो। ठीक है, वी आई रेशियो ने पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट का जो रेशियो देखना है, और उसके हेल्प से यहाँ पे देखना है क्या है कि हर केसेस में, यानी जब वोल्टेज 0.8 वोल्ट होगा या 1.2 वोल्ट होगा या 1.6 वोल्ट होगा, ये सारे केसेस में वी आई रेशियो क्या, वी बाई आई रेशियो क्या होगा। ठीक है, लास्टली हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, वायर का टोटल जो रेजिस्टेंस, सॉरी वो एक्चुअल रेजिस्टेंट होगा वो क्या होगा, उसको देखना है। पहले हम लोग यहाँ पे डायग्राम देख लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो डायग्राम हम यहाँ पे बनाए हुए हैं। यहाँ पे जो एक्स वाई दिख रहा है यहाँ पे, ये एक्स वाई एक्चुअल में एक नाइक्रोम वायर है, जिसका यहाँ पे जिक्र किया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है ना 0.5 मीटर लॉन्ग नाइक्रोम वायर, यही ये वो 0.5 मीटर लॉन्ग नाइक्रोम वायर है, देख सकते हो यहाँ पे। तो हम एक्चुअल 0.5 तो बनाएंगे नहीं, बस हम लोग समझने के लिए कि ये 0.5 नाइक्रोम है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका फिगर। दूसरा आप देख सकते हो, सिंस द ग्राफ शोज द स्लोप। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रो स्लोप एक ग्राफ था जो कि ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। तो इस हिसाब से हम लोग समझ सकते हैं कि जो v बाई आई होगा ये कांस्टेंट होगा हर एक केस के लिए। तो एक बार अगर हम v बाई आई रेशियो निकाल दिए तो वो सबके लिए सेम रहेगा। तो आप देख सकते हो v बाई आई इज इक्वल टू 1.5 बाई 0.6 विच इज़ इक्वल टू 2.5 ओम। ठीक है, तो आप देख सकते हो हम यहाँ पे लिखे हैं, सो फॉर पोटेंशियल डिफरेंस इतना इतना इतना, जितना भी सारे चीज़ हम लोग के क्वेश्चन में गिवन था, उन सारे चीज़ों के लिए जो रेशियो होगा दैट विल बी इक्वल टू 2.5 ओम। ठीक है, एज इट इज़ कनेक्टेड इन सीरीज, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, कि ये इक्वल होगा। ठीक है, बाय ओम्स लॉ के थ्रू। दूसरा बात क्या होता है कि अगर हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए बोला गया ओवरऑल रेजिस्टेंस, तो जो v बाई आई है यही तो रेजिस्टेंस था, v बाई आई इक्वल टू रेजिस्टेंस, जो कि हम लोग ओम्स लॉ के थ्रू देख चुके हैं। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू 2.5 ओम। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ये वाले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आपको एक और क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, आप देख सकते हो। यहाँ पे हम लोग को कुछ अरेंजमेंट दिया हुआ है। पहले तो हम समझेंगे कि कौन सा सीरीज में है कौन सा पैरेलल में। इसके लिए हमको क्या करना है ना कि वायर को पकड़ के लेके चलना है। ठीक है, वायर को लेके चलोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या सिचुएशन यहाँ पे आ रहा है। तो आप देखोगे जब हम लोग प्लस से जा रहे हैं, मतलब इस वाले वायर से जा रहे हैं, तो यहाँ से 2 आर्म्स आ जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, 2 आर्म्स आ रहा है, 2 आर्म्स आ रहा है। तो चलिए ठीक है, अब हम यहाँ से इस वाले वायर से देखते हैं, तो यहाँ पे भी 2 आर्म्स आ जा रहा है। ठीक है, एक आर्म यहाँ पे कनेक्टेड है, दूसरा आर्म वहाँ चले जा रहा है, यहाँ पे भी दूसरा आर्म यहाँ पे कनेक्टेड है। एंड आप जब देखोगे अगर ये एक सिंगल वायर होता, ये वाला सिचुएशन अगर एक सिंगल वायर होता, तो यहाँ पे 2 आर्म्स कनेक्टेड होता, यानी ये पूरा ऊपर वाला सिस्टम एंड नीचे वाला सिस्टम आपस में पैरेलल है। फिर से आप देखिएगा, फ्रेशली हम यहाँ पे दिखाते हैं, ये वाला वायर एंड ये वाला वायर आपस में पैरेलल है। बट ऊपर वाले वायर्स को देखें, यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस तो ऑलरेडी गिवन है, इनको ज़रा चेक कर लें, क्योंकि हम लोग को ये मिल गया है कि ये पैरेलल में है। तो ऊपर वाले को चेक कर ले कि सीरीज़ में है या पैरेलल में है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस वायर के साथ यहाँ पे एक नोड आ रहा है, एंड सिमिलरली इस वायर के साथ यहाँ पे एक नोड आ रहा है, बट इसका और इसका डायरेक्टली कोई कॉम्बिनेशन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसी के कारण क्या हो रहा है, 1 2 और 3 जो रेजिस्टेंस दिख रहा है ये सीरीज में। कुछ इस तरीके से हम लोग पता कर लिए कि 1 2 3 सीरीज में, और इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगा वो चौथे वायर से पैरेलल में होगा। चलिए, हम लोग को समझ में आ गया कि सीरीज़ में पैरेलल में है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग कैलकुलेट कर लें, क्योंकि हम लोग करंट को कैलकुलेट करना है। सो सबसे पहला क्योंकि बोला गया था सीरीज़ में है, फिगर में आप देख सकते हो, तो हम लोग सीरीज़ के थ्रू यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, सारे में 10 ओम था, तो यहाँ पे 30 ओम रेजिस्टेंस हो गया इसका इक्विवेलेंट। सिमिलरली अगर मान लीजिए हम लोग देखें कि हम बताए थे कि वो ऊपर वाला 1 2 3 4 के क्या था, पैरेलल था। सो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/30। 1/30 किस लिए, आर एस के लिए, यानी 1 + 2 + 3 वाला।
ठीक है। और जो यहाँ पे 1/10 दिख रहा है आपको, ये एक्चुअल में क्या है, ये 1/RS है, एंड ये जो दिख रहा है थर्ड, ये एक्चुअली में 1/R4 है। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं तो आएगा हमारे पास 1 + 3/30, और यहाँ पे कैलकुलेट करने से 2/15 आएगा, जो न्यूमेरिकली इक्वल होता है 7.5 ओम के। ये तो हम लोग का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंट था, ठीक है। बट हम लोग को फाइंड करने के लिए करंट बोला गया था। सो करंट बाय ओम्स लॉ अगेन हम लोग देखते हैं, I = V/R। 30/7.5 सॉरी 3/7.5 होता है, पॉइंट हटा के ऊपर 10 लिख दिया। फिर यहाँ पे कैंसिल करने के बाद हमारे पास यहाँ पे दिखता है 2/5, यानी 2/5 करंट आ गया, जो कि डेसिमली इक्वल होता है 0.5 एम्पियर के। तो इस तरीके से हम लोग करंट को लिखे हुए हैं, ठीक है। तो कैलकुलेट करने का तरीका ये हुआ करंट का, ठीक है। आप यहाँ पे, जैसे हम यहाँ पे डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद करंट लिखे हुए हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हो बाय ओम्स लॉ, ठीक है। और आपको अपने आप इस तरीके का वैल्यू दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से डील हुआ। आप देख सकते हो एक और इस तरीके का क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें से आप पहले समझिए कि कौन सा सीरीज़ में कौन सा पैरेलल में है, ठीक है। फिर से हम लोग वायर के थ्रू जाएंगे। यहाँ पे पहला वायर दिख रहा है जो कि लग रहा है कि सीरीज़ में है, ठीक है। इस वाले वायर को देखिए, ये भी सीरीज़ में है। क्यों? इनका एक हैंड तो ऑलरेडी फ्री है, एक हैंड ऑलरेडी फ्री है, जो कि डायरेक्ट बैटरी से कनेक्टेड है और रेजिस्टेंस के साथ कनेक्टेड हो ही नहीं सकता। तो ये दोनों जो है ना आपस में सीरीज़ में है, ठीक है। तो ये सीरीज़ में, ये सीरीज़ में, बट जो कनेक्शन हो रहा है वो यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे दो नोड्स आ रहे हैं, दो नोड्स, ठीक है। तो यहाँ से दो कनेक्शन आ रहा है। तो अब हम देखें इस अंदर में क्या हो रहा है, मतलब इसके अंदर में क्या है, सीरीज़ या पैरेलल। बाहर वाला दोनों रेजिस्टेंस सीरीज़ में, ये हमको पता चल रहा है। अगर ये एक सिंगल वायर होता, ये अंदर में एक सिंगल वायर होता, तो ये तीनों ही एक्चुअल में सीरीज़ में होता है। तो फाइनली क्या करना है हम लोग को, फाइनल टचअप ये होगा कि बीच वाले रेजिस्टेंस को एक सिंगल बनाना है, एंड बाद में हम लोग तीनों को सीरीज़ में कनेक्ट कर देंगे। एक बार हम लोग अंदर वाले वायर को डिस्कस करते हैं। तो अंदर में यहाँ पे एक ही वायर है कनेक्टेड, जो कि कनेक्टेड है नीचे वाले वायर से। अब मान लीजिए एक सिंगल वायर होता तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे 2 नोड्स का कनेक्शन दिख रहा है, जो कि इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। बट नीचे में 2 वायर है, एक वायर नहीं है। तो आपस में इनका देखा जाए तो अगर ऊपर वाले वायर को छोड़ दिया जाए तो ये दोनों वायर आपस में क्या है, सीरीज़ में कनेक्टेड है। एज यहाँ पे सिर्फ एक ही नोड है इन दोनों के बीच में, उसके बाद तो ये 6 से कनेक्टेड हो गया, है ना जी। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले इन दोनों को हम सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे। अब पहले हम लोग है ना ओवरऑल माइंड में करते हैं, उसके बाद फिर हम कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हम इनको सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे, जो आंसर आया इसका उसको 3 के साथ पैरेलल कनेक्टेड कर देंगे। जो ये इसका फाइनल आंसर आएगा वो एक्चुअल में इन तीनों के साथ सीरीज़ में चला जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ट्राई करते हैं। पहले RS इज इक्वल टू R1 + R2, तो यहाँ पे 1 + 3 हम लोग लिख देते हैं, विच इज़ इक्वल टू 4 ओम। फिर हम लोग क्या करेंगे, 6 के साथ पैरेलल कर देंगे। 6 के साथ पैरेलल करने के लिए 1/4 + 1/6 विच इज़ इक्वल टू 5/12, और रेसिप्रोकल करने के बाद 12/5 आ जाएगा, जो कि कैलकुलेट करने पे हो जाएगा 2.4 ओम। फिर हम लोग फाइनली क्या करेंगे, आपको जैसे हम बताए थे, फाइनली हम लोग तीनों को ऐड कर देंगे, यानी R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R4 + RP + R5 विच इज इक्वल टू 3.6 + 2.4 + 3, और फाइनली 9 हम लोग के पास आ जाएगा। नाउ जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं करंट को, फिर से हम लोग ओम्स लॉ का अप्लाई करते हैं, जो कि हो जाएगा V/I। V का वैल्यू था 4.5, एंड हम लोग का जो R का वैल्यू आ जाएगा वो 90 आएगा। जब कैलकुलेट करते हैं तो 1/2 आ जाएगा, एंड फाइनली हम लोग करंट का पता चलता है विच इज़ इक्वल टू 0.5 एम्पियर। यहाँ पे आप देख सकते हो। सिमिलर केस लेते हैं अदर रेजिस्टेंसेस के लिए, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि हम यहाँ पे रेजिस्टेंस को कनेक्ट किए हैं, रेजिस्टेंस को कनेक्ट किए हैं। इससे पहले है ना, इस वाले क्वेश्चन से पहले हम पहले इस वाले क्वेश्चन को डील करते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। मतलब इतने देर से हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में देख रहे थे, कुछ और न्यूमेरिकल्स करते हैं रेजिस्टेंस के बारे में सिर्फ, ठीक है। जैसे हम लोग देखे हुए थे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, तो वहाँ पे हम लोग को पता चला था कि वो लेंथ पे एरिया पे डिपेंड करता है। तो लेंथ पे एरिया पे डिपेंड करता है, तो हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है। यहाँ पे 3 केस लिए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, एक का एरिया A है, एक का लेंथ, उसी का लेंथ L है। वही दूसरा केस में देखते हो तो दूसरे के केस में क्या आपको दिख रहा है, पहला का केस हो गया, दूसरे के केस में क्या हो गया, एरिया हाफ हो जाता है एंड लेंथ डबल हो जाता है। एंड तीसरा केस में लोग देखते हैं एरिया डबल हो जाता है और लेंथ हाफ हो जाता है।
तो इस तरीके से तीनों को डिस्कस करेंगे, ठीक है, तीनों को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि रेजिस्टेंस में क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो आप देख सकते हो फिगर 1 के हिसाब से सारा चीज़ कॉमन था, एल था, ए था, तो हम लोग के पास जो रेजिस्टेंस निकलेगा ये इक्वल होगा आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। सिमिलरली अगर टू में देखा जाए तो टू के केस में ए की जगह ए बाई टू हो जा रहा है, एल की जगह एल टू एल हो जा रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हम लोग क्या कर सकते हैं, एल के जगह सब्स्टिट्यूट करके टू एल लगा दिया एंड ए के जगह सब्स्टिट्यूट करके ए बाई टू कर दिया। आप देख सकते हो ये जो टू है बाई टू ये ऊपर चला जाएगा जंप करके, ठीक है, मैथमेटिकली। तो टू टू ज़ा फोर हो जाएगा हमारे पास, और जो बचा हुआ है वो हम ब्रैकेट में डाल दिए। अब देख सकते हो ये जो वैल्यू है ये बिल्कुल इसके सिमिलर दिख रहा है। सो हम क्या करेंगे, इसके जगह पे मतलब ये जो वैल्यू है रो एल बाई ए, इसके जगह पे हम लोग क्या करेंगे R1 लिख देंगे। तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि ये जो वैल्यू है इट विल बी 4 टाइम्स द प्रीवियस वन, ठीक है। सो जो नया रेजिस्टेंस निकलेगा R2 ये 4 टाइम्स होगा R1 के, ठीक है। जब अगर हम लोग लेंथ को डबल कर दें एंड एरिया को हाफ कर दे तो सिमिलरली जस्ट अपोजिट काम करते हैं हम लोग। अगर हम लोग लेंथ को हाफ कर दें एंड एरिया को डबल कर दें तो क्या हो जाएगा, अगर हम लोग लेंथ को हाफ कर देते हैं एरिया को डबल कर देते हैं तो ये जो टू है ये नीचे चला जाएगा और मल्टीप्लाई होकर 1/4 बना देगा। सो 1/4 टाइम्स रो एल बाई ए। आप फिर से देख सकते हो ये तो R1 के इक्वल है, ये R1 के इक्वल है, तो फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं R1/4। तो आप देख सकते हो ये 4 टाइम्स घट जाएगा अगर हम लोग ऐसा करते हैं लेंथ को हाफ एंड एरिया को डबल कर देते हैं तो ये हमारा था 3 डिस्कशन। अगर मान लीजिए लेंथ को डबल करके एरिया हाफ कर दे तो पहला, और दूसरा अगर मान लीजिए एरिया को डबल कर दे लेंथ को हाफ कर दे तो। एक हम लोग देखते हैं क्वेश्चन यही इसी क्वेश्चन को किस तरीके से घुमा के अगर दे दिया जाए तो हम लोग कैसे डील करेंगे। जैसे आप यहाँ पे देखोगे क्वेश्चन हमारे पास है, कंसिडर अ फ्लेक्सिबल वायर विच हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। मतलब हम लोग लेंथ को हम लोग क्या करते हैं ना, वायर को काट देते हैं, वायर को जोड़ देते हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। हम लोग फ्लेक्सिबल वायर लिए हैं, लेकिन जब हम लोग उसको खींचते हैं, जब एरिया को बढ़ाते हैं तो एरिया बढ़ाने से वो छोटा होता जाता है, लेंथ उसका घटता है। और अगर एरिया को घटाते हैं तो लेंथ बड़ा होता है। जैसे हम खींचते हैं तो क्या होता है, रबड़ बैंड पतला होते जाता है ना, बिल्कुल उस तरीके से। तो डिपिक्ट द चेंज इन द रेजिस्टेंस इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल्ड। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे दिख रहा है कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब अगर लेंथ ऑफ द वायर को हम डबल कर दें तो एरिया हाफ हो जाएगा। आप देख सकते हो प्रीवियसली आर का वैल्यू होता है रो एल बाई ए, यहाँ पे हम लोग इसको ध्यान में रखेंगे। उसके बाद जो नया रेजिस्टेंस हो जाएगा यानी आर डैश, ये एक्चुअल में इक्वल हो जाएगा रो तो मटेरियल पे डिपेंड करता है, मटेरियल चेंज नहीं हो रहा है तो ये चेंज नहीं करेगा, रो एल डैश बाई ए डैश। एल डैश एक्चुअल में इक्वल हो जाएगा 2l के एंड ए डैश हो जाएगा ए बाई टू के। तो आप देख सकते हो पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग इसके बारे में देख चुके हैं, बट फिर भी ये 2 ऊपर की ओर जंप कर जाएगा एंड हम लोग के पास 4r निकल जाएगा, यानी द न्यू रेजिस्टेंस जो होगा वो 4 टाइम्स हो जाएगा ओल्ड रेजिस्टेंस के, ठीक है। ये तो केस था हम लोग का। अब यहाँ पे एक और देख सकते हो, इससे सिमिलर केस हम लोग देखते हैं जो कि जनरली क्वेश्चंस पूछता है। कंसिडर अ रेजिस्टेंस ऑफ एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। सारा कुछ सेम है, ये भी इलास्टिक है, लेकिन क्या हो रहा है ना कि जैसे जैसे हम इसको खींच रहे हैं वैसे वैसे इसका एरिया भी बढ़ते जा रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी लेंथ डबल कर देने से क्या हो जाएगा, इसका एरिया भी डबल हो जाएगा। तो हमको डिपिक्ट करना है द चेंज इन द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टेंस। अगर लेंथ को हम डबल कर दे तो लेंथ डबल कर दे तो एरिया डबल हो जाएगा। प्रीवियस केस में हम लोग देख सकते हैं आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो हम लोग क्या किए, आर डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर डैश इज इक्वल टू रो एल डैश बाई ए डैश हो जाएगा। एल डैश के जगह पे हम लोग 2l डाल दिए हैं, ए डैश के जगह पे हम लोग 2a डाल दिए हैं, तो ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा और हम लोग के पास बचेगा रो एल बाई ए, जो कि एग्जैक्टली इक्वल होगा प्रीवियस वाले रेजिस्टेंस के, यानी इक्वल हो जाएगा आर के। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं रेजिस्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट या सेम। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसी तरीके से। अब तो ये था नॉर्मल सा रेजिस्टेंस, फिर से हम लोग घूम फिर के आ जाते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के। देखिए ये जो दिख रहा है ना वायरिंग बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आप देख सकते हो पहले हम लोग वायर के थ्रू जाते हैं, ये वायर यहाँ पे जा रहा है एंड सिंगल ये तो बैटरी के साथ कनेक्टेड है, ये बैटरी के साथ कनेक्टेड है। आप इतना स्मार्ट हो चुके हो कि ये ऑब्वियस है कि 5 और यहाँ पे 1 जो दिख रहा है ना ये सीरीज़ में है।
ये 5 और 1 सीरीज़ में है, और अगर इन अंदर वाले रेजिस्टेंस को अगर हम सॉल्व कर दें तो 1 2 3 ये तीनों ही आपस में सीरीज़ में हो जाएगा। तो हम लोग का यहाँ तक काम खत्म। अब अंदर वाले रेजिस्टेंस को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो अंदर वाले रेजिस्टेंस को हम लोग जब देखते हैं तो हम लोग को क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे एंड यहाँ पे नोड बन रहा है, नोड यानी दो नोड बन रहा है। तो आपस में क्या हो रहा है ना कि ये R4 इस वाले वायर के साथ पैरेलल में है, ठीक है। बट अब चेक करना है 2 और 3 के बारे में। तो 2 और 3 आपस में सिर्फ एक सिंगल नोड लेके बैठा हुआ है, तो इसका मतलब 2 और 3 सीरीज़ में है। अब फिर से हम लोग एक बार देख लें तो क्या हो रहा है एक्चुअल में। तो 2 और 3 जो है ये सीरीज़ में है, इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंट आया उसको हम लोग R4 के साथ पैरेलल में कर देंगे, जो कि आपको दिख रहा है यहाँ पे नोड्स के थ्रू। उसके बाद जो इसका आंसर आएगा फाइनली हम उसको क्या करेंगे 5 और 1 के साथ सीरीज़ में डाल देंगे। तो आपको आइडिया हो गया कि ये कॉम्प्लेक्स वायरिंग एक्चुअल में कितना सिंपल था और हम कितना सिंपल से इसको बना सकते हैं। क्वेश्चन में ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू R4 इक्वल टू R5 विच इज़ इक्वल टू 3 रे ओम, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, इस रेजिस्टेंस को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट RS1 लिखते हैं ताकि थोड़ा सा हम लोग है ना सिंपल बन जाए। तो RS1 यहाँ पे इस वाले वायरिंग के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, इट विल बी इक्वल टू R2 प्लस R3 यानी 3 प्लस 3 6 हो गया। फिर RP हम लोग यूज़ कर रहे हैं क्या, इस वाले वायरिंग के लिए, मतलब यहाँ पे एक नोड वाला बात हुआ, एक यहाँ पे नोड वाला बात हुआ, मतलब इसका और इन दोनों को सॉल्व करके सिंगल तो आ ही गया 4 के साथ, यानी 1/RS1 प्लस 1/R4। तो यहाँ पे जब कैलकुलेट किया तो ये 2 आ गया, क्योंकि ये रेसिप्रोकल होता है तो लास्ट में हम लोग इसको रेसिप्रोकल करके RP इज इक्वल टू 2 हम निकाल चुके हैं, ठीक है। RP इक्वल टू 2 हम निकाल दिए। अब फाइनली हम बोले थे कि तीनों को ऐड करना पड़ेगा, तो तीनों को जब हम लोग ऐड करते हैं तो हमारे पास इक्वल आता है 2 + 3 विच इज़ इक्वल टू 8 ओम, जो कि हम लोग का फाइनल रिजल्ट है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जब देखें तो आओ ये 2 बार आ चुका है क्वेश्चन, कोई बात नहीं, हम लोग इसको देख चुके हैं। तो फिर हम लोग के पास यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। हम लोग के पास ये लास्ट क्वेश्चन है जिसको हम लोग देखते हैं, और उसके बाद आप लोग बुक में ट्राई करोगे ये इस तरीके का क्वेश्चन। तो हमारे पास ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स वायरिंग दिख रहा है जिस तरीके का हम लोग के पास है, जो कि एक ट्राइंगल के शेप का है, ट्राइंगल बोलो या पिरामिडल शेप बोलो, कोई बात नहीं। तो हम लोग पहले इसका वायरिंग को समझते हैं, और इस बार आप देखिएगा बहुत इजी तरीके से समझ पाओगे, ठीक है। फिर से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे, यहाँ से जब हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे ये दोनों जो रेजिस्टेंस है बिल्कुल आइडल है, और आइडल ही पता चलता है कि यार ये अंदर वाले के साथ क्या है ना सीरीज़ में है, यानी इसको इसको एंड इसको सीरीज़ में कनेक्ट करना है बस। अब अंदर वाले का बात है, ठीक है। अंदर वाले को हम लोग सॉल्व करते हैं तो वहाँ से हम लोग को पता चलता है कि ये जो रेजिस्टेंस है ये दोनों आपस में सीरीज़ में एंड उसके पैरेलल ही है। तो अब हम लोग फिर से आइडियोलॉजी लगाते हैं, तो ये R1 और R2 को पहले हम लोग सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे, इसका जो आंसर आएगा उसको R3 के साथ हम लोग पैरेलल में करेंगे, जो फाइनल आंसर हम लोग आएगा इन तीनों का उसको R4 और R5 के साथ सीरीज़ में डाल देंगे। तो यहाँ से हम लोग का रेजिस्टेंस का काम खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, करंट कैलकुलेट करने के लिए वोल्टेज का अप्लाई करेंगे, ओम्स लॉ का यूज़ करते हुए करंट अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे कैलकुलेट कैसे करते हैं। RS1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 यानी 3 + 3 6 हो जाएगा। RP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा RS1 प्लस R3 विच विल बी इक्वल टू 1/6 प्लस 1/3, उल्टा करके हम लोग डालते हैं रेसिप्रोकल करके, जो फाइनली मेरे पास 1/2 आ जाएगा। तो RP हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, RP 2 आ जाएगा। आप यहाँ पे देखिए होगा, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना RP इज इक्वल टू 2 हम यहाँ पे लिख देते हैं। इसके बाद क्या हो जाएगा ना RS जो हम लोग का दिखाई देता है, RS इज इक्वल टू R4 प्लस RP प्लस RS, जो कि इक्वल कितना हो जाएगा 0.5 + 2 + 0.5, जो फाइनली हम लोग के पास आंसर आ जाएगा 3 ओम, ठीक है। तो हम लोग को कैलकुलेट करना था करंट, तो करंट हम लोग के इक्वल हो जाएगा 3/3, यानी वोल्टेज भी हमारे पास 3 था, रेजिस्टेंस भी हमारे पास 3 था, दो आपस में कैंसिल होके 1 एम्पियर का करंट लाएगा। सो 1 एम्पियर ऑफ करंट इज रिक्वायर्ड टू फिलफिल दिस सिचुएशन, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सारे क्वेश्चंस को डील करते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा सारा चीज़, ठीक है। आप और प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छी तरीके से ये बेटर तरीके से समझ आएगा। ओके देन नेक्स्ट क्लास में हम लोग और क्वेश्चंस को डील करेंगे। थैंक